नमस्कार मित्रों, अमृत महोत्सव के नाम से एक ऐसा वर्ष हम मनाने जा रहे हैं जिस वर्ष में हम जहां अपनी उपलब्धियों की बात करेंगे, जहां हम स्वाधीनता सेनानियों को, शहीदों को याद करेंगे, वहां बहुत सारी ऐसी कथाएं भी हमारे जहन में उभर कर सामने आएंगी, जो कथाएं किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं हैं बल्कि पूरे परिवेश की हैं। मैं थोड़ा सा आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक विशेष उल्लेख इस बार किया 14 अगस्त को, कि उन्होंने ये भी घोषणा की कि 14 अगस्त भविष्य में एक विभाजन की विभीषिका के रूप में पूरा वर्ष भी मनाया जाएगा और हर वर्ष हम इस दिन को याद करेंगे, इसलिए कि ये दिन कितने बड़े बंटवारे का कारण बना और क्या कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था और क्या हम इसको टाल सकते थे। इसके अलग अलग विषयों पर अलग अलग कोणों से हम लोग विचार करेंगे और किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या ऐसी त्रासदियां रुक सकती थी, टल सकती थी, और क्या आने वाले वक्त में हम संकल्पबद्ध होते हैं कि ऐसी त्रासदियों को फिर से नहीं होने देंगे। तो ये बहुत सारे विषय प्रधानमंत्री ने इस बार 14 अगस्त को उठाए और उन्होंने ये भी घोषणा की कि ये दिन जो है देश में हर बार ये मनाया जाता रहेगा। तो मित्रों, इस बारे में जब इस दिन की बात चलती है तो हम लोग मुख्य रूप से साहित्य के बंदे हैं। हम लोगों का संबंध सीधा साहित्य और सृजनशीलता के साथ होता है, तो हम इस बात का भी प्रयास करते हैं कि उसमें ज़्यादा राजनीति की बातें ना करें, साहित्य की बातें करें। और मित्रों, इसमें बहुत सारी पुस्तकें इस सारे के सारे घटनाक्रम, सारी की सारी त्रासदी पर आईं। उनमें विशेष रूप से खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, और जिसे पाकिस्तान मेल के नाम से भी कई जगह छापा गया है, अमृता प्रीतम की कृति पिंजर, वो भी आपके सामने आई। भीष्म सानी का तमस, वो पूरा का पूरा इसी दारुण गाथा के ऊपर आधारित है। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का वो कृति भी इसी घटनाक्रम पर आधारित है। यशपाल का झूठा सच, उसमें बहुत सारे अधिकांश अंश सिर्फ इस त्रासदी को समर्पित हैं। और एक असगर वजाहत की पुस्तक थी जिस लाहौर नहीं वेख्या। मंजूर एहतशाम की पुस्तक थी, सूखा बरगद के नाम से आई थी और बड़ी चर्चा में रही थी। और कृष्णा सोबती ने पुस्तकें इस विषय पर आधारित और भी लिखी, एक गुजरात वो और एक गुजरात ये, इस नाम से भी आई, लेकिन उनकी जो चर्चित रही वो सिक्का बदल गया के नाम से जो एक चर्चित संकलन रहा उनका। अज्ञे की शरणदाता और मोहन राकेश का मलबे का मालिक। इसके अलावा मित्रों, जो साहित्य हमारे सामने बार बार उभर कर हमें कचोटता है और हमें उसका पुनर्पाठ करने पर विवश करता है, मजबूर करता है, उनमें सबसे ज़्यादा नाम बड़ा मंटो का। कि मंटो ने जो कुछ लिखा वो अब तक एक कहावतों के रूप में, एक किस्सा कहानियों के रूप में हमारे सबके ज़बान पर, हमारे सबके दिलो दिमाग पर, हमारे मनो मस्तिष्क पर पूरी तरह से हावी रहता है। और आज भी छोटी छोटी लघु कथाओं के माध्यम से हम उस विभाजन की विभीषिका की जो पीड़ा है उसको पूरी तरह समझ पाते हैं। और हम चाहते हुए भी बहुत सारे पंजाबी साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं उनको हम भुला नहीं पा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि बार बार आप ये विलाप की बातें और पुरानी बातें और दुखद बातें अध्याय क्यों छेड़ देते हैं, लेकिन ये दुखद अध्याय हमारी जीवन का हिस्सा हैं। सिर्फ इस पीढ़ी के कुछ एक बचे खुचे गवाह हैं, वो तो हैं ही, लेकिन इसकी पीड़ा लंबी अवधि तक बाकी पीढ़ियों ने भी भोगी है। जो बच्चा उन दिनों में 2 वर्ष का था या 3 वर्ष का था या 4 वर्ष का था, अगर आज वो बूढ़ा भी हो गया है, आज वो 80 वर्ष का भी है, तो उसके ज़िंदगी के लगभग शुरुआती दौर के 15-20 साल इसी विभीषिका को जीने में, भोगने में और इसी विभीषिका की जो पीड़ा है उसको महसूस करने में खर्च हुए हैं, और वो उनको अपने जहन से निकाल नहीं पाता। ये बात अलग है कि वो विभाजन की उस दास्तान में बहुत सारे वो पन्ने भी थे जो जूझने की क्षमता से जुड़े हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग खाली हाथ, नंगे पांव, आटा दाल भी पास नहीं रख सके, और उसके बाद उस स्थिति में आए लोग लाशों के बीच में से गुजरते हुए
और उसके बावजूद उन लोगों ने यहाँ आकर जो श्रम किया, जो एक नया इतिहास रचा पुनर्वास का और विस्थापन का, वो अद्वितीय है। मिसाल के तौर पर एक दिल्ली के एक मसाला व्यापारी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये लिया जाएगा कि जैसे मैं कोई व्यावसायिक प्रचार कर रहा हूँ। आते ही उसने, बड़ा घराना था वहाँ का, आते ही उसको यहाँ पर टांगा चलाना पड़ा। और टांगा चलाने के बाद, टांगा भी किराए पे लिया उस शख्स ने, किराए पे टांगा लेके उसने चलाया। और उसके बाद देखा कि थोड़ा बहुत कारोबार और करना पड़ेगा, तब जाके घर में गुज़र औकात का जो माहौल है वो बन पाएगा। तो उसने दिल्ली के समीप एक कस्बे गाज़ियाबाद से गुड़ जो है वो थैलियों में भरकर पैदल दिल्ली तक आया करता था वो शख्स। और वो गुड़ जो है वो सदर बाज़ार में या किसी और अन्य मार्केट में बेचकर इतने पैसे इकट्ठे कर लेता था कि उसके परिवार की रोटी पानी और इज़्ज़त की जो ज़िंदगी है, जो कपड़े पहनने, तन पे कपड़े पहनने की जो जुगत है, वो हो सके पूरी। और इस तरह से वो ठीक है, कालांतर में उसने अपने आप को एक व्यवसायी के रूप में इतना ज़्यादा सुदृढ़ कर लिया अपने श्रम से। टांगा चलाने से ज़िंदगी शुरू हुई, उससे पहले की समृद्ध ज़िंदगी का एक अतीत ढोते ढोते उस शख्स ने अपने श्रम से अपने आप को, सिर्फ अपने आप को ही अपना पुनर्वास नहीं किया, बल्कि एक आने वाली पीढ़ियों के सामने एक मिसाल रख दी। एक व्यक्ति वहाँ पर, उसकी पावर लूम की फैक्ट्रीज़ थी पाकिस्तान में, जो छूट गया, जो पाकिस्तान बना, वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आया। बहुत दिन यहाँ देखा कि कोई जुगाड़ नहीं हो रहा, तो उस शख्स ने पहले संतरे बेचे रेडियों पर, फल बेचे। फिर कुछ दिन उसने रेवड़ियाँ और ये गच्चक वगैरह ले के वो बेची। और उसके बाद उसने सोचा कि ज़िंदगी इस तरह से नहीं चलेगी। अकेला वो नहीं था, उस जैसे उस इलाके के हज़ारों लोग उजड़ कर आए थे। उसने उसी काम को शुरू करने के लिए पहले सिर्फ हाथ की खड्डी यहाँ के एक नगर पानीपत में लगाई, और एक खड्डी से जो सूत तैयार करना शुरू उसने किया, वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा विकसित होता गया कि पूरा का पूरा वो क्षेत्र जो है वो पावर लूम, इंडिया का पावर लूम का केंद्र बन गया। और निर्यातक शहरों में उसकी गिनती होने लगी। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं मित्रों, जो कभी ख़त्म होने में नहीं आएंगी। और इन पर जितना भी विचार करेंगे, इनमें दो लाभ हैं। एक तो यह है कि हमें इतिहास के गलत फ़ैसलों पर एक पुनर्विचार करने की एक प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ी, आप ये मानिए कि इतिहास कहाँ कहाँ गलतियाँ इतिहास में भी हो जाती हैं, और इतिहास के जो महानायक हैं वो भी कैसी कैसी भूलें करते हैं। इसका भी उदाहरण यही हादसा, यही जो विभाजन की विभीषिका देती है कि एक ही व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति से हमने बंटवारा कराया, ऐसे व्यक्ति के हाथ में बंटवारे का काम दिया, दोनों देशों के बीच में लकीर खींचने का, जिसने स्वयं स्वीकार किया कि एक तो मैं इस इलाके की संस्कृति को नहीं जानता, मैं इस इलाके की कल्चर के अलावा इस इलाके की भाषा, रहन सहन, लोगों का जो जीवन यापन का तौर तरीका है, मैं किसी चीज़ को नहीं जानता, ना यहाँ की भाषा, ना यहाँ की बोली, मैं किसी भी चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ, परिचित नहीं हूँ। उसने स्वयं स्वीकार किया कि मुझे बिल्कुल नहीं पता जब मुझे यहाँ भेजा गया, क्योंकि मेरी प्रसिद्धि सिर्फ वहाँ पर अपने मुल्क में यानी कि ब्रिटेन में सिर्फ एक बात को लेकर थी कि ये व्यक्ति जायदादों के बंटवारे कराने में एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। अब उस व्यक्ति को लाकर हमने अपने देश के नसीब का बंटवारा करने के लिए लागू किया, अपने नियुक्त किया। और नियुक्ति उस शख्स ने भी उसको सिर्फ 10 या 12 दिन मिले जिसमें उसने रिपोर्ट देनी थी। और सबसे बड़ी विसंगति देखिए कि बंटवारा हुआ जिस दिन कराची में वहाँ के महानायक जिन्ना अपने देश को मुखातिब थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके देश में कौन कौन से हिस्से हैं। जिस दिन देश के, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अर्धरात्रि को एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे थे, संसद की दीर्घा में बैठे हुए लोग उसको सुन रहे थे बड़े श्रद्धा भाव से, और वो इस इतिहास का एक दस्तावेज़ उसको मान लिया गया। उस दिन प्रधानमंत्री को भी पता नहीं था कि वो जिस देश को संबोधित हो रहा है
उस देश की सीमाएं कहाँ तक हैं। कारण रिपोर्ट न 14 अगस्त को तैयार थी, न 15 अगस्त को। रिपोर्ट 17 अगस्त को प्रसारित हो सकी, विभाजन के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। और इन 3 दिनों में जो अफवाहें फैली, उन अफवाहों का इतना बड़ा साम्राज्य बन गया कि 2 करोड़ लोग सड़कों पर आ गए, बिल्कुल उजड़ गए अपने घरों से, अपने परिवेश से। अचानक, आकस्मिक रूप से, वो तैयार ही नहीं थे। और कुल आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं उनके मुताबिक 10 लाख से 20 लाख लोग इन दंगों में मारे गए थे। मित्रों, मैं स्वयं साक्षी भी हूँ। मेरी उम्र उस समय, मेरी जो जन्म है मेरा भी उसी क्षेत्र का है। और मैं भी जब अपने पिता के या और अपने उनके एक दोस्त के कंधों पर बैठकर, मैं उस वक्त 3-4 साल का था, मेरी एग्जैक्ट एज के बारे में इसलिए कि हम लोग जन्म तिथि का प्रमाण पत्र वहाँ से ला ही नहीं पाए थे। और यहाँ फिर उसके बाद औपचारिकताओं के लिए बहुत सारी जो कमियां हैं पूरी की गई। उस वक्त भी लाशों के ढेरों पर पांव रखकर हम लोग 60-60 किलोमीटर पैदल चलकर, पूरे के पूरे परिवार वहाँ से बिल्कुल खाली हाथ यहाँ पर आए थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सिर्फ ये मेरी या किसी एक परिवार की कहानी नहीं है, ये लाखों परिवारों की कहानियाँ हैं जो उजड़ कर आए। और बिल्कुल शुरुआती दौर में जो लोग वहाँ बड़े स्वाभिमान से अपनी श्रम की आजीविका से ज़िंदा रहते थे, वो लोग मजबूर हो गए कि वो यहाँ पर आकर शिविरों में रहें, शरणार्थी शिविरों में। और उसके बाद वहाँ से वो लोग अपने स्थापन के लिए, अपने पुनर्स्थापन के लिए जूझें, संघर्ष करें। मित्रों, एक लंबी दास्तान है। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे परिवेश को जब तक आप याद नहीं करेंगे, याद नहीं रखेंगे, तब तक भविष्य में भी कभी भी ऐसी नृशंस किस्म की, ऐसी दारुण किस्म की जो भूलें हैं इतिहास से होती रहेंगी। हमें इसको कभी दुआ भी करें और हमेशा सोचें कि ऐसी हम चीज़ें कभी नहीं होने देंगे। और जाते जाते मित्रों, इसी परिवेश से जुड़ी एक जो रचना जो उन दिनों में, हालांकि वो पंजाबी में थी, लेकिन वो पंजाबी की बाद भी वो सभी भाषाओं में उसका ज़िक्र हुआ। और अनुवाद तो उसका ठीक रहेगा नहीं, लेकिन आसान है, इसलिए अनुवाद की ज़रूरत भी नहीं है। अमृता प्रीतम की एक कविता थी जो उसने लाहौर से रेल में, शरणार्थियों की रेल में बैठे हुए, अपने एक नीचे से कागज़ को फटा पुराना मिल गया और उस पुर्जे पर उसने उस वक्त रोते हुए लिखी थी। ये स्वयं अमृता जी का कहना था कि ये मैंने ट्रेन में बैठ के लिखी थी जब मैं वहाँ से उजड़ कर आ रही थी। तो कविता थी कि आज आँखां वारिस शाह नूं, आज मैं वारिस शाह से कहती हूँ, जिसने हीर जैसा जो एक प्रेम गीत लिखा, प्रेम काव्य लिखा, वो सूफ़ी काव्य भी कहा जाता है उसको, कि अज आँखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, अज आँखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, अज उस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फूल। वो एक रोई सी धी पंजाब दी, एक रोई सी धी पंजाब दी, एक पंजाब की बेटी रोई थी हीर, तो तुमने उसमें क्या क्या नहीं किया। एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैण, अज लखां दियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहन। तो एक लंबी कविता है मित्रों, लेकिन वो बयान करती है उस पीड़ा को, उस दर्द को जो करोड़ों लोगों ने भोगा। और आज भी अगर कभी आपको मौका मिले, पता नहीं परिस्थितियां कब सामान्य होंगी, कब आप अटारी सीमा देख पाएंगे। वाघा सीमा जहाँ पर है प्रवेश द्वार पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए जो बना हुआ है, वो उसके नीचे एक बरामदा है। बरामदे में 2 ही आपको चित्र मिलेंगे। एक तरफ एक इबारत लिखी हुई है और वो अमृता प्रीतम की कविता है जो पूरे के पूरे दर्द को बयान करती, यही कविता जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। और दूसरी ओर उन दिनों कोडक, अब तो कोडक भी बंद हो चुका है, कोडक कंपनी की तरफ से जो चित्र लिए गए थे, उन चित्रों को आपस में जोड़कर आते जाते लोग उजड़े हुए चित्रों के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से, फैक्चुअल माध्यम से, वास्तविक रूप में जो चित्र खींचे गए थे उनके माध्यम से वो सारी की सारी पीड़ा बयान की गई है। एक तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से लोग जा रहे हैं। और अन्य असंख्य फिल्में बनी हैं इस थीम के ऊपर
इस आधार के ऊपर उन सब की चर्चा फिर कभी, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो जल्दी में समेटा नहीं जा सकता। धन्यवाद मित्रों।